दिनों में अभी झारखंड सरकार ने कैबिनेट से एक संदेश जो आया है 1932 के खतियान के आधार पे स्थानीय निवासी को परिभाषित करने के संदर्भ में जो बातें आई हैं, उसके बाद लगातार झारखंड में अलग अलग दलों के द्वारा, अलग अलग सामाजिक संगठनों के द्वारा, अलग अलग पार्टियों के द्वारा बहुत भ्रांतियां हैं और बहुत सारी बातें आ रही। कोई पक्ष में कुछ बातें आ रही है, कोई विपक्ष में बातें आ रही हैं, और कहीं कोई आक्रोश में बहुत सारी बातें आ रही है। तो जनप्रतिनिधि तो मेरा दायित्व तो बनता है कि जो भ्रांतियां, इन सब चीजों को दूर करूं, और इस निमित्त आपके समक्ष आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जो बातें हैं मैं आपके समक्ष रखने का एक प्रयास कर रहा हूं। ये 1932 का खतियान, ये झारखंडियों की पहचान, ये उक्ति लगातार सारे मैं समझता हूं कि झारखंड में, जो झारखंड के मूल निवासी लोग रहे हैं, उसमें ये बहुत प्रचलित उक्ति है और कहीं न कहीं ये बहुत ही संवेदनशील और ये भावनात्मक ये वाक्य है। और ये 1932 का जो खतियान है, ये झारखंड के पहचान और अस्मिता से जुड़ा हुआ है। और झारखंड गठन के बाद लगातार स्थानीय नीति, स्थानीय व्यक्ति की पहचान है, तो झारखंडी जनता लगातार उद्वेलित रही है। और इस कारण और स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होने के कारण जिस निमित्त झारखंड का गठन किया गया है, उसका मूल उद्देश्य का ही क्षरण होता जा रहा है। ये जैसा कि विदित है, झारखंड खनिज संपदाओं और वन संपदाओं से परिपूर्ण है और देश का 40% खनिज झारखंड से आता है। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने, चाहे आप कारखानों की बात करें, चीसी की बात करें, टाटा की बात करें, बोकारो की बात करें, या फिर जो हमारे खनन क्षेत्र हैं, चाहे बीसीसीएल की बात करें, सीसीएल की बात करें, राजमहल की बात करें, पिपरवार की बात करें, इनके लगातार वो विस्थापित होते रहे हैं। और तो ये है, ये जिस सरकार को लोगों की, यहाँ के लोगों को संरक्षण देना, उनका प्रोटेक्शन करना है, मैं आपको स्मरण दिलाऊं, इसके पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी और आजसू की जो सरकार थी, 21,01,471 एकड़ भूमि उन्होंने लैंड बैंक के लिए चिन्हित किया। लैंड बैंक के लिए चिन्हित उन्होंने किया। और ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं सीएनटी एक्ट का वायलेशन है और एसपीटी एक्ट का भी वायलेशन है, और कुछ चीजें आज भी यहाँ बीटी एक्ट में, बिहार टेनेंसी एक्ट के भी बहुत सारे प्रावधान यहाँ पे लागू है। इन सारे चीजों का वायलेशन करने के बाद उन्होंने लैंड बैंक बनाया। और ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो विस्थापन की जो प्रक्रिया है और शोषण की जो प्रक्रिया है, उसको ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी आजसू की सरकार ने भी उसको गति प्रदान करने का कार्य किया है। और ये दुखद स्थिति यह है कि जिन्होंने देश के विकास में अपनी महती भूमिका निभाई है, उन्हें ही संविधान विरोधी और अन्यायी साबित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जब से 1932 खतियान की बात है, मैं 1932 खतियान के विरुद्ध में जो संविधान का हवाला दिया जा रहा है कि देश में कोई भी व्यक्ति जो फंडामेंटल राइट की वो बात करते, देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है। आर्टिकल 15 और 35 के बीच में जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, उसका उन्होंने वो जिक्र करते हैं। हम लोग इससे इनकार कहां करें, कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हाईएस्ट इंटरप्रेटर है, जो सर्वोच्च व्याख्याता है, जो इंटरप्रेट करता है कि संविधान सम्मत है या नहीं है, विधि सम्मत है कि नहीं, इसी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस भारत में जो रहने वाले भारतीय जो है, जो नागरिक हैं, वो हर राज्य के अस्थायी निवासी नहीं हो सकते हैं।
और देश का सर्वोच्च पंचायत लोकसभा से जो प्रकाशित होती है, लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली से प्रकाशित समाचार मंजूषा के जनवरी 2002 के अंक 1 पेज नंबर 8 में सारे डिटेल्स में आप उसे देख सकते हो। ये मैं नहीं कर रहा हूं, देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा की मैं उद्धृत कर रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट का मैं उद्धृत कर रहा हूं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि 1932 का खतियान ये झारखंडी को पहचान का एक आधार है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जिस प्रकार भाषाई आधार पे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में भाषाई आधार पे उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा बनाया, कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटक बनाया, पंजाबी बोलने वाले का पंजाब बनाया, बंगाली बोलने वाले का बंगाल बनाया, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र बनाया। तो इस प्रकार ऐसा तो नहीं कि वो जो महाराष्ट्र में रहने वाले बंगाल बने भारतीय नहीं है, आधार लिया। उसी प्रकार हमारी सरकार ने एक खतियान को 1932 को आधार लिया, तो उसमें गलत कहां पे है? दूसरी बात, उसी प्रकार अपनी पहचान और अस्मिता के लिए मद्रास, आज मद्रास को हम लोग क्या बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं। मुंबई को हम क्या बोलते हैं? मुंबई बोलते हैं। और तो और ये भारतीय जनता पार्टी जो हल्ला करी है, उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये मुगल सराय का नाम उन्होंने क्या बना? पंडित दीनदयाल नगर क्यों बदला भाई? ये कहीं ना कहीं वो अपनी पहचान समझते हैं। दूसरी बात, बगल का मेरा राज्य है, कल तक हम कलकत्ता बोलते थे, आज कोलकाता उसे हम कह रहे हैं। तो उसी प्रकार ये झारखंडियों की पहचान का यह 1932 का खतियान आधार है। दूसरी बात, जो लोग ये बोलते हैं कि 1932 का खतियान की बात संवैधानिक प्रावधान के प्रतिकूल है, मैं उन्हें, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, किसी संविधान में, इसी संविधान के आर्टिकल 244(1) के अनुसार 5th शेड्यूल की बात कही गई, 5वीं अनुसूची की बात की गई है, और ये अस्थाई उपबंध है, ये अस्थाई उपबंध है। और इसी 5th शेड्यूल, जो शेड्यूल एरिया में है, इसी संविधान ने कहा है कि यहां पर अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भाषाई संरक्षण का भी दायित्व सरकार का है। और साथ ही सरकार को यह भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उनकी डेमोग्राफी किसी प्रकार चेंज ना होगा विकास की प्रक्रियाओं में। और यही कारण है कि यहां राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का प्रावधान दिया गया है, जिसके माध्यम से अगर संसद में भी कोई कानून पारित होता है, केंद्र में भी कोई कानून पारित होता है, और राज्यपाल ये महसूस करे कि ये कानून जो है यहाँ के निवासियों को, विशेषकर आदिवासियों के हित के प्रतिकूल अगर ये कानून जा रहा है, तो उसे स्थगित करने का भी अधिकार है। और हर समय राज्यपाल को यहाँ के सारी परिस्थितियों का एक रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को सौंपना पड़ता है। ये सारे संवैधानिक प्रावधान है। इसलिए मैं अपने मित्रों, मेरे भाइयों से मैं कहता हूं कि वो संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में जिनका उल्लेख करते हैं, तो इसी संविधान का मैं पुनः एक बात मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि संविधान में फंडामेंटल राइट है, जिसमें भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे कोई आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, कोई अलग नहीं कर सकते हो। लेकिन इसी फंडामेंटल राइट में ऐसा है कि भाई ये रिजर्व सीट है, यहां से आदिवासी चुनाव लड़ेंगे, यहां से अनुसूचित जनजाति चुनाव लड़ रहे हैं, यहां तो जाति के आधार पे अलग उनको दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? इसी को कहा जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसके आधार पे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, भारत सरकार का दायित्व है कि जो मेन स्ट्रीम में यहाँ का हर व्यक्ति, चाहे किसी भी जगह का हो, वो मेन स्ट्रीम है, और जिसे कहा सर्वांगीण विकास का दायित्व वो केंद्र सरकार का है। और जिसे, इसलिए मैंने कहा सर्वांगीण विकास का दायित्व सरकार का, इस निमित्त ये कदम उठाए जाते हैं, और ये वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। दूसरी बात कि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहां, और इसीलिए इन क्षेत्रों में जो भी सरकार राशि आवंटित करती है, वो ट्राइबल सब प्लान का राशि आवंटित करती है। इसीलिए इसे ट्राइबल
जनजातीय उप योजना का राशि यहाँ पे सरकार देती है और ये उम्मीद करती है कि इसका विचलन किसी भी हालत में ना हो। एक बात मैं स्पष्ट कर चाहता हूं कि लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, उसके हम लोग पार्ट हैं और निश्चित रूप से आप चौथे स्तंभ हम लोग सारे पार्ट हैं। और लोकतंत्र में मतों की विभिन्नता बहुत स्वाभाविक है। कोई भी निर्णय आते हैं, जैसे अभी बारिश का समय है, किसान हमारे खुश हो जाए कि बारिश हो रही है, लेकिन जो मिट्टी के चाक पे काम करते गुम्हार दुखी हो जाते हैं कि भाई बारिश में कैसे काम करें। तो ईश्वर भी सबको खुश नहीं रख पाता है। लेकिन सरकार ये देखती है कि बहुसंख्यक वर्ग और विशेषकर वैसे लोग जो शोषित हो जा रहे हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाए, तो उस प्रकार के नियम वो बनाते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि इस लोकतंत्र में, गांधी के देश में, कोई भी समस्या का समाधान गांधीवादी तरीके से होगा, ना कि गोडसे के तरीके से होगा। बहुत स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं। दूसरी बात, एक बात और मैं स्पष्ट कह दूं कि ये मैंने कहा किससे किसी को, जो संलेख सरकार ने कहा है, इसमें बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है कि मैं जो संलेख अभी मंत्रिपरिषद से जो आया है, उन्होंने कहा यह अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत प्रभावी माना जाएगा। अभी तो विधानसभा में हमारा ये भी नहीं आया है, मैं समझता हूं कि अभी विधेयक भी नहीं आया है। तो मैं समझता हूं इतना हाय तौबा मचाने की बात नहीं है। और इस प्रकार के मैंने कहा कि ये हेतु मतभूत को ये होगा तो वो होगा, हाइपोथेटिकल कोई चीजें चलती नहीं है। और ये काजी जी दुबले के उस शहर कंधे से ऐसी वाली बात नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है या कुछ चीजें लाई जा सकती है, तो उन बातों को देखी कि सरकार संवेदनशील सरकार है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत एक कहावत है कि जो किराएदार है वो बहुत मकान मालिक से बहुत अधिक धनवान भी हो सकता है, समर्थवान भी हो सकता है, क्षमतावान भी हो सकता है, बहुसंख्यक भी हो सकता है कि बहुत सारे अगर कोई हम है मल्टी स्टोरी बनाए तो बहुत सारे लोग हैं तो बोले कि हमारी संख्या बहुत है भाई। लेकिन एक बात स्मरण करना चाहिए कि आप समर्थवान हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, लेकिन वो किराएदार मकान मालिक नहीं हो सकता है। ये स्पष्ट हो जानी चाहिए। मैंने इसलिए इस बात को कहा है कि एक समझना पड़ेगा कि मैं 2-3 चीजें यहां बता रहा हूं। कुछ लोगों ने ये पेंट करने का प्रयास किया 1932 के खतियान, ये तो आदिवासियों की बात है। तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये आदिवासियों की बात नहीं है। अगर मैं 1951 का भी सेंसस की बात करूं तो 1951 के सेंसस में आदिवासियों की जनसंख्या 36% थी। 36, आज भले 27, 36% थी। तो बचा कितना? 64% तो हमारे आम लोग थे, जिसको हम यहाँ सो कॉल्ड मूलवासी कहते हैं, सडान कहते हैं, नॉन ट्राइब थे। तो ये मैंने कहा कि ये झारखंड के तमाम लोगों के, आदिवासियों, मूलवासी, तमाम लोगों की बातें इससे जुड़ी हुई है। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं, मेरे पास वो सारे डेटा है। ये बीसीसीएल धनबाद का मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जब यहां कोयला और रोडियम खनन से जो विस्थापित हुए हैं, ट्राइबल जो विस्थापित हुए बीसीसीएल से, वो 38.2% और एससी जो विस्थापित हुए 16.9%, और सबसे ज्यादा जो विस्थापित हुए जनरल कास्ट के, वो 50% विस्थापित हुए हैं। ये बीसीसीएल में धनबाद की बात कर रहा हूं। मैं उसी प्रकार सीसीएल में हजारीबाग की बात मैं कर रहा हूं। 23% हमारे एसटी डिस्प्लेस्ड हुए हैं और 16% दलित और 60% हमारे वो जनरल कास्ट का लोग विस्थापित हुए हैं। बनता है, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि कैसे हम जो स्थानीय नीति जो है वो स्थानीय लोगों को पहले चिन्हित करें, उसके बाद इसे आगे जाए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। मैं 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा यहां पे कि ये मैं नहीं कर रहा, ये आपको अधिसूचना में दिखाना चाहता हूं। ये अधिसूचना है 22 सितंबर 2001। ये किनकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी राजस्व की सरकार थी। मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा बीच का मैं लाइन कह रहा हूं कि झारखंड राज्यपाल श्रम एवं नियोजन विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के पत्र संख्या 3 स्थापना
5014/81-2006 3 मार्च 1982 का उन्होंने उद्धृत किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जहां जहां बिहार आया है वहां झारखंड हम उसको प्रतिस्थापित समझे, और झारखंड राज्य में उक्त पत्र के प्रावधान के अनुसार स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा उन्होंने कहा है। ये मैं नहीं कह रहा, और ये कब का है? ये सरकार उन्होंने पहले कहा था, तो कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको ऐसे बहुत ज्यादा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर जो कह रहे हैं, तो उन्हें देखना चाहिए कि वो किसकी बात करें। एक सिंहभूम की बातें आई हैं आपके माध्यम से, मैं स्पष्ट कर दूं, सिंहभूम का 1906 से 11 तक कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है, ये ईस्ट सिंहभूम दालभूम में, और वेस्ट सिंहभूम कोल्हान में 1897 में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है, और फर्स्ट डिवीजन जो हुआ है 1934 में हुआ है ईस्ट सिंहभूम में, और वेस्ट सिंहभूम 1913 में हुआ है। और सरकार के ये संलेख में बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने कहा कि पूर्व के जो चीजें आई हैं 1932 के पहले का, तो उनको मैं देखूंगा। तो मैं समझता हूं कोई संशय की स्थिति नहीं है कहीं पर भी, और भ्रम की स्थिति भी कहीं नहीं होनी चाहिए। मैं एक एक डाटा दिखला रहा हूं आपको, मेरे पास वो सारे डाटा हैं। पहले ये समझना चाहिए कि करोड़ों लोग, मैं एक योजना नहीं बता रहा हूं, मैं करोड़ों लोग, आपको छोटा सा बगल का मैं दिखला रहा हूं। यहां पे ये बिरसा कृषि विद्यालय 700 एकड़, ये ब्रिन पास 150 एकड़, ऐसे मेरे पास सारे के सारे डेटा है, चाहे दुर्गा सीमेंट, नालंदा सेरामिक, जितना उठा लीजिए। एनटीपीसी, कितने लोग यहां से, कितने गांव विस्थापित है? 40 गांव। मोतरा कोल ब्लॉक 8 गांव, मगध कोल 10 गांव, आम्रपाली 10 गांव, ऊषा मार्टिन 8 गांव, हिंडाल्को 10 गांव। आपको मालूम है कितने गांव विस्थापित हुए हैं? कोल प्रोजेक्ट का देखिए, पूरे के पूरे डेटा मेरे पास है, आपको मैं बता रहा हूं। तो कहने का मतलब, जिनके साथ विस्थापित हो गए हैं उनको बेसिक चीजें प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, ये सरकार का दायित्व बनता है कि उनको पहले दें। ये अस्मिता और पहचान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए मैं कह सकता हूं हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस, जेएमएम और राजद की गठबंधन की सरकार ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के गठन हेतु मंत्रिपरिषद में लिए गए निर्णय का हम समर्थन करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। और हम ये जरूर कह सकते हैं कि 1932 के खतियान झारखंडी की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई प्रश्न करना चाहें तो मैं। आपके पार्टी के ही विधायक और मंत्री सांसद तक नाराज चल रहे हैं, तो आप लोग समझाने में क्यों नहीं अभी तक? मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने कहा कि यहां आंतरिक लोकतंत्र है, कांग्रेस में लोकतंत्र है, और मैं समझती हूं इसकी खूबसूरती लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। मैंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि गांधी जी ने एक बात कही है कि अगर मेरे किसी 2 वक्तव्य में कोई कंट्रोवर्सी हो जाए तो बाद के वक्तव्य को सही माना जाए। तो मैं समझता हूं कि उनको जो हमारे जो बातें आई हैं उनको जरूर बतलाया जाएगा, और मैंने सारी चीजों को हो सकता बहुत ज्यादा अध्ययन ना कर पाया, देख ना पाया होगा, लेकिन मैं स्पष्ट, मंत्री परिषद में जो निर्णय लिए गए हैं, मेरे 4 मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब, रामेश्वर राव जी, बन्ना गुप्ता जी, बादल पतलेख जी, और मैं इसलिए मैं यहां कर रहा हूं कि प्रस्ताव एवं विधेयक के प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। डॉक्टर रामेश्वर राव जी वो वित्त मंत्री है, उनकी सहमति है। चारों मंत्रियों ने क्या कोई अपोज किया करें, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें कोई भय या डरने की बात नहीं, ये हमारे झारखंडी की पहचान, अस्मिता और पहचान की ये बात है। पहले से रह रहे हैं लेकिन उसके पास खतियान नहीं, तो उसकी पहचान कैसे? मैं थोड़ा सा, मैं इसलिए मैंने कहा कि सरकार ने जो अधिसूचना अभी तो आई नहीं, जो संलेख जो दी है उसमें स्पष्ट कर, मैं समझता हूं ये शेड्यूल एरिया भी है, और झारखंड ये मानी जाती है कि ये आज भी अपने पंच परमेश्वर की बात सुनी, का प्रेमचंद जी की बहुत अच्छी कहानी भी रही है। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया ग्राम सभा के माध्यम से, उनके रीति रिवाज, उनके पारंपरिक वेशभूषा। आज भी मैं डिप्टी कलेक्टर रहा हूं, जब मुझे किसी को कास्ट सर्टिफिकेट देना होता था, उनके पास लैंड रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, तो अपने स्टाफ के द्वारा, गांव के लोग के द्वारा उनके बारे, उनके रीति रिवाज, उनके रहन सहन के बारे एक हम सत्यापन, भौतिक सत्यापन करते थे, फिर वो हम देते थे। तो ऐसे सारे प्रावधान है, मैंने उससे चिंतित होने की बात नहीं है। मैं थोड़ा और स्पष्ट आगे कर दूं कि जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, जिसको वन ग्राम की हम संज्ञा देते हैं,
उसमें भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स में आए नहीं है। तो ऐसी चीजें हैं, हमारे संज्ञान में हैं, इसलिए मैं स्पष्ट करूं, उन सारी चीजों को हम देख रहे हैं और कैसे सारे लोगों को एकोमोडेट करें और किन्हीं के साथ अन्याय नहीं हुई, हमारा प्रयास है। जो आपत्ति है, जो उनकी आपत्ति है 1964 के सर्वे के आधार पर, अगर 1932 लागू हुआ तो मैं आपको हाँ 1964 का जो खतियान है, अगर वहाँ सर्वे सेटलमेंट नहीं माना जाता है तो जो कोल्हान के लोग हैं लगभग 40 लाख लोग, उनके पास 1964 के पहले का नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उनका क्या होगा, ये आपत्ति है। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं आपको इस पर। तो जैसे 2-3 थोड़ा सा कैडेस्ट्रल सर्वे मेन सर्वे होता है जिसमें सारा डिटेल्स, उसका मैप, उसका बाउंड्री, उसका एक चीज होते हैं। उसके बाद उसमें कुछ विसंगतियां आती तो सरकार फिर उसको रिविजनल सर्वे करती है। तो वो ऑनगोइंग स्कीम है, लातेहार अभी चल ही रहा है, अभी भी क्लियर नहीं है। वो सर्वे सरकार करते रहती है, वो ऑनगोइंग स्कीम है। मैंने इसलिए कहा कि जहां पे जो उन्होंने इंगित किया है, मैं स्पष्ट कर दूं, सिंहभूम, दोनों सिंहभूम है, पूर्वी पश्चिम। पहला जो कैडेस्ट्रल सर्वे 1906 में है और 1897 में है। फर्स्ट रिविजनल जो है 1913 है, 1928 है। और ये अगर उनके पहले भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कहीं बढ़ता नहीं है। मैं आज भी, मेरे पास भी, मैं बता रहा हूँ, 1869 का मेरे पास सर्वे है जिसमें भूइंहरी जमीन का पूरा सर्वे किया गया है। तो सरकार उनको, आपको मैं बता दूं, कैफियत कॉलम भी होता है। अगर आप लोग थोड़े से रेवेन्यू का मैं थोड़ा बतला दूं, अगर नाम भी ट्रांसफर होता है, म्यूटेशन भी होता है, तो कैफियत कॉलम में दिया पड़ता क्यों, किस पेज नंबर से, किस वॉल्यूम से और क्यों किया गया, सारे डिटेल्स होते हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत ऐसे उसमें चिंता करने की बातें नहीं है। और हम लोगों ने मीटिंग में, हमारी पार्टी मीटिंग में बातें आई है, उन्होंने भी अपना मैंने जो सवाल उठाया उसको आप, हाँ, मैंने कहा कि उसका पहले का भी, उस जगह का भी ऑलरेडी रिकॉर्ड है, उसके आधार पे हो जाएगा। दूसरी बात, ग्राम सभा एक पावर दिया है। मैं समझता हूँ गांवों से इससे बड़ा डेमोक्रेटिक वे क्या हो सकता है, गांव को लोग तो बताएंगे, उससे बड़ा डेमोक्रेटिक वे क्या हो सकता है। आप जो समझा रहे हैं, लोग जो बता रहे हैं, ये गीता कोड़ा, मधु कोड़ा और वाल्मीकि को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैंने क्या कहा कि बहुत बार ऐसी होती है कि बहुत डिटेल्स थोड़ा समय लगता है, क्योंकि देखिए रेवेन्यू का जो मैटर है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तथ्य नहीं आ पाते हैं, किस चीज में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम लोगों को भी काफी मेहनत करना पड़ा, उसके बाद आपके समक्ष आए हैं। तो मैं समझता हूँ सारी चीजें तब से वो अवगत हो जाएंगे, तो उनकी बहुत सारी चीजें जो विसंगतियां जो आई है वो दूर हो जाएंगी। नीति लाई, उस समय में विपक्ष के जितने भी लोग थे वो लोग कह रहे थे कि एक आम सेंसस नहीं किया गया, लोगों से पूछा नहीं गया, यहाँ के जो विभिन्न समुदाय के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, उन लोगों से राय मशवरा नहीं किया गया, इसका अहम फैसला ले लिया आनंद फानंद में। और जहाँ पर तो आप लोगों के कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी इस बात को नहीं लाया गया कि 1932 का खतियान या स्थानीय नीति को फिर से परिभाषित किया जा रहा है, और एकाएक जो है कि कैबिनेट में आ गया, ऐसी नौबत क्यों आई? मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं थोड़ा स्मरण दिला दूं। इसके पहले भी जो हेमंत सोरेन जी के साथ हमारी सरकार थी, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी उसके मेंबर भी थे, उनके नेतृत्व में कुछ समिति गठन हुई थी ये स्थानीय परिभाषित करने के लिए। तो ये लगातार ये बातें आई हैं। एक दूसरी बात, जो जिन चीजों को हाईकोर्ट में जाके, मेरे पास भी वो चीज है WPPIL जो 4050/2002 में जो उन्होंने रोका था, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई आपको जो जिन कमियों को था उन कमियों को आपको पहले बात करनी चाहिए थी। और इसलिए हमने, अभी ये विधेयक आया नहीं है, विधेयक तो प्रस्तुत किया जाए, तो जस्ट अभी मंत्रिपरिषद में पास हुआ है, और विधेयक जब हम लाएंगे तो उन सारी चीजों को देखेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि उसमें मैं ये कभी नहीं कहता कोई भी चीज 100% सही नहीं होती है, फिर स्टैग्नेशन होता, फिर प्रगति का मार्ग बाधित होता है। तो जो भी, जिसमें मैंने कहा कि जो अधिकतम जो बेहतर हो सकता है वो किया जाएगा उसमें विधेयक में। सवाल है, हाँ, अचानक 1932 का खतियान आना और तुरंत पूर्वी को एसटी में शामिल करने की मांग उठना, दोनों किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए एक चीज बताएं, मैं समझता हूं कि देखिए ये आज मैं खतियान के बारे में बात कर रहा हूं तो खतियान के बारे ही बोलूंगा, और जिनके बारे कहा तो वो तो न्यायालय में लंबित है, तो उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैंने कहा देखिए कोई भी चीज जब जागा तब सवेरा, और मैं समझता हूं कि लगातार ये बातें आ रही, 2.5 साल निकल गया, फिर कोरोना का काल आ गया। तो मैं समझता हूं बहुत बार हमारे निर्णय जो होते हैं
निर्णय होते हैं राज्य हित में अचानक ही लिए जाते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है, 2 साल हो गए हैं तो अब तो निर्णय लेना चाहिए। और लगातार मैं थोड़ा स्मरण दिलाऊं, इसके पहले भी लगातार बातें आ रही थी बहुत सारे सामाजिक संगठनों के द्वारा। आपने देखा होगा लगातार बोकारो कहीं हर जगहों पे लगातार सामाजिक संगठनों के द्वारा, और मैं समझता हमारे पत्रकार भाई भी यहाँ पर आए हुए जो वो भी सारे लोग अभी हमारे स्थानीय नीति लागू करो, दिनों दिन निकलता जा रहा है। लोग एमयू लगातार एमयू पीएमयू लोग इसके पहले भी कर चुके हैं, तो लोग चिंतित थे कि करे तो क्या करे, कब करे। तो मैं समझता हूं ना करें तो भी दोषी हम हो जाते हैं, कर दे तो दोषी हो जाते हैं, तो एक एक्शन तो लेना पड़ेगा इसे में। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अचानक दोनों एक साथ आना, 1932 हत्यारा तुरंत ही एसपी को कुर्मी का एसपी में शामिल करने की मांग कर। नहीं, मांग तो देखिए प्रजातंत्र में हर व्यक्ति ये लोग मांग करते हैं भाई, मांग करने में मैं समझता हूँ मांग मैंने उनका संवैधानिक अधिकार मांग करने का, हर चीज की इच्छा होती है। तो मैं समझता हूँ कि मांग वो कर रहे हैं, वो सरकार देखेगी उन चीजों को कहाँ क्या न्यायोचित मांग है नहीं, ये सरकार की जिम्मेवारी है।